कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की जो क्लास है, क्योंकि परीक्षा वाणी मैंने इसलिए कहा था, रूम शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है, तो आप लोगों के लिए आज परीक्षा वाणी की ही क्लास आएगी। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी इस वाले चैनल पर, ठीक है। सेकंड चैनल पे तो आपकी क्लास आएगी, लेकिन इस वाले चैनल पे कल क्लास नहीं आ पाएगी। अगर आएगी भी तो फिर बहुत लेट आएगी, मतलब 2, ढाई, 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास आएगी, और मुझे लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सेटअप पकड़ के दूसरी जगह सेटल होना है। आज रूम शिफ्टिंग का है तो काम नहीं हो पाएगा, मतलब कि क्लास का। जबकि जो इवनिंग वाली क्लास है, तो इवनिंग तक तो मैं खैर सेटल कर लूँगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इवनिंग वाली क्लास तो आएगी 15 मिनट वाली, जो आती है स्टडी विथ योगेश 2.0 पे। बाकी जो ARO की जो विज्ञप्ति आने वाली है, बहुत जल्दी आपको उसकी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मेन पेंच फंसा हुआ था उसका निराकरण हो चुका है। तो आप लोग अभी से जुट जाइए, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बहुत आसान उसको मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। बस मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेहनत आपको करनी है, मार्गदर्शन मैं दूंगा। और मेरी एक आदत ये भी नहीं है कि जैसे पेपर हो गया उसके बारे में डिस्कशन करो, वो गया गया, ठीक है। जैसे अपर PCS था, लोअर PCS था, जो भी एग्ज़ाम हुए थे, मैं कभी भी उन पर बाद में डिस्कशन नहीं करता हूँ कि मेरे चैनल से ये पढ़ाया हुआ था, ऐसा आया था। वो तो बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। बच्चों, कहीं से आप लोग पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें आपके लिए होंगी, आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, आप उसको सीखेंगे, एग्ज़ाम आप क्रैक करेंगे। हमारा मेन ध्येय ये रहेगा, ठीक है। तो जो मैंने कल बताया था, होपफुली आपने अलकनंदा नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया होगा। अब उसमें अलकनंदा के अंदर आपने पंच प्रयाग देखे होंगे, कौन कौन सी, मतलब उसमें प्रयाग में कौन सी नदियाँ किसके संगम पे मिल रही हैं, यानी कौन सी नदियों का मिलन किस संगम पे होता है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, रुद्रप्रयाग वगैरह सब हो गया था आपका। अगला आता है आपका नयार उपतंत्र। अब नयार उपतंत्र पढ़ने से पहले मैंने आपसे कहा था कि भागीरथी, भिलंगना और अलकनंदा की सहायक नदियों को आपको ध्यान से देखना होगा, इनसे क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। तो लास्ट में एक पॉइंट इसने लिखा होगा नयार उपतंत्र से पहले, देखिए, उल्लेखनीय है कि वसुधारा, कंचनगंगा, शीरगंगा, रुद्रगंगा या भिंडार गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा आदि भी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। तो मैं चाहूंगा इस वाले पोर्शन को आप हाईलाइट कर लीजिए। नयार नदी उपतंत्र से जस्ट पहले इसने लिखा है, 2-3 चीजें। एक लिखा है अलग, मतलब जो लिखा है वसुधारा, कंचनगंगा, शीर गंगा, रुद्र गंगा या भिंडार गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा, ये अलकनंदा की सहायक है, ठीक है। उससे ऊपर उसने लिखा है रुद्रप्रयाग। आपको पता ही रुद्रप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, और वहां पर मंदरांचल श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। इससे पहले कर्णप्रयाग आपको मैंने बताया था, कर्णप्रयाग में कौन सी सहायक नदी है, अटागाड़ किसकी प्रमुख सहायक है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। उससे पहले नंदप्रयाग वगैरह, विष्णु प्रयाग वगैरह देखा है, ठीक है। तो बालखिल्य, विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा आदि नदियां यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है। तो अलकनंदा, मैक्सिमम आंसर आपका अलकनंदा ही मिलता है, क्योंकि छोटी मोटी बहुत सी नदियां अलकनंदा में जाकर क्या होती है, समाहित होती है, ठीक है। आज जो आपका अगला है नयार उपतंत्र। अब देखिए 2 चीजें हैं। अब जैसे कई बच्चे कहते हैं सर मैप के माध्यम से इसको आप लोग समझा दीजिए, आप समझा दीजिए। तो देखिए, अगर आपको नदी तंत्र उत्तराखंड का मैप के माध्यम से पढ़ना है, तो जिला सीरीज के अंदर मैंने जो कराया हुआ है आपके लिए वो सफिशियंट होगा। अगर आप उतना कर पाते हैं तो वो आपके लिए इनफ है। आपको मैं जो ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ परीक्षावाणी करा रहा हूँ, और आपका काम आसान हो जाए। और मैंने आपसे ये भी कहा है कि परीक्षावाणी अपने मन से मत पढ़ना, मेरे साथ साथ चलना, आपके एग्जाम तक चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा जरूरी है। देवप्रयाग के बाद पौड़ी की व्यास घाट के पास स्थित फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में बाईं ओर से नयार नदी मिलती है। ध्यातव्य है कि नयार नदी 2 नदियों के पूर्वी और पश्चिमी नयार के सतपुली के पास मिलने से बनी है। उल्लेखनीय है कि पूर्वी नयार दूधातोली के दक्षिण पश्चिम जखमूलीधार श्रेणी से श्यूनसी कैन्यूर गाड़ के नाम से निकलती है, जबकि पश्चिमी नयार दूधातोली के उत्तर पश्चिमी ढाल से शोली गाड़ व ढाईजुली गाड़ नामक 2 शाखाओं के में मिलती है। अब देखें, नयार उपतंत्र का मतलब नयार किसकी सहायक है। पहला क्वेश्चन, नयार किसकी सहायक है, गंगा नदी की। किसकी सहायक है, गंगा नदी की सहायक, ठीक है। नदी की सहायक, यानी सहायक नदी क्या होती है, जो मुख्य नदी के में अपना जल क्या करते हैं, समाहित करते हैं, जल डालती है, उसको सहायक नदी कहते हैं। तो गंगा नदी की सहायक है, और इसमें 2 नदियां हैं। ये बेसिकली अगर कभी क्वेश्चन आता है कि दूधातोली किस पर्वत श्रेणी से, नायार किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, पर्वत से निकलती है, तो दूधा तोली से ये निकलती है। और ये दूधातोली मतलब कहाँ पे है, पौड़ी में, ठीक है। पौड़ी बेसिकली पौड़ी में फैला है, बाकी एक आध जिला चमोली वगैरह से टच करता होगा, जो भी है। तो नयार उपतंत्र। दूसरी चीज आपको पता है, गंगा से इसका मिलन किस स्थान पर होता है, फूलचट्टी नामक स्थान पर। फूलचट्टी पर इसका क्या होता है, मिलन होता है, यानी गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। इसके 2 हैं बच्चों, एक तो है पूर्वी नयार, दूसरा है पश्चिमी नयार, यानी पश्चिमी नयार।
अब ये दो हैं, यानी एक इसका ये मतलब हुआ, देखिए जैसे सपोज ये दूधाधोली पर्वत श्रेणी है सपोज, ठीक है। पूर्वी नयार मतलब एक नदी इस पोर्शन से निकलती होगी, इस वाले पोर्शन से निकलते हुए, दूसरी पश्चिमी नयार इस वाले पोर्शन से निकलती हुई आगे जाके ऐसे कहीं पे मिल जाते होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार है, इनसे मिलकर कौन सी बनती है, नयार बनती है। और इन दोनों का जो मिलन होता है सतपुली के पास मिलती है। सतपुली मतलब पौड़ी, यानी सतपुली नाम की एक जगह है यहाँ पर, सतपुली, इस स्थान पर इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कहाँ मिलते हैं। बाकी ये कहाँ से निकलते हैं, देखिए पूर्वी नयार दूधातुली के दक्षिण पश्चिम जखमोली धार श्रेणी के स्यूंसी गाड़ के नाम से निकलती है। यानी जो पूर्वी नयार है ये किस नदी, किस नाम से निकलती है, स्यूंसी या कैन्यूर गाड़ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, गाड़, यानी इसको कैन्यूर गाड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैन्यूर। और जो वेस्टर्न नयार है वो निकलते शोड़ी गाड़ नाम के, उत्तर पश्चिमी नयार से शोड़ी गाड़ व ढाईजुली गाड़ नामक दो शाखाओं के रूप में निकलती हैं। शोली गाड़, ठीक है, शोली प्लस ढाईजुली, दूसरा क्या है, ढाईजुली, ढाईजुली गाड़, इन दोनों के नाम से निकलती है। तो आपको सिर्फ ये पता है कि नयार कहाँ से निकलती है पता होना चाहिए, नयार किस में जाके मिलती है, किस स्थान पे जाके मिलती है, और साथ ही साथ पूर्वी और पश्चिमी नयार जो है उनका जो बेसिकली किस नाम से निकलती है, शिवली गाड़ और शिवली गाड़ और ढाईजुली गाड़, ये आपको इतना ही पता होना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों पश्चिमी रामगंगा। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन, जैसे नए बच्चे, मैं पुराने बच्चों की बात नहीं करूंगा जो पहले से पढ़े आए हैं, नए बच्चों के लिए कहते हैं, अब वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं। जैसे पिथौरागढ़ वगैरह जिले के जो आसपास के बच्चे हैं वहाँ पर भी रामगंगा है, पौड़ी के आसपास जो है, पौड़ी और अल्मोड़ा से लगी सीमा जो है यहाँ भी रामगंगा है। देखिए डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, ये क्या होता है आप सब जानते हैं, ये पूर्व यानी ईस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, यानी पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण, ये होता है ना। तो अगर आप सपोज इंडिया का ये सॉरी उत्तराखंड का मैप देखोगे तो जो ये वाला पोर्शन है, जैसे मिड से मैंने लाइन डाल दी तो ये पूर्वी भाग कहलाएगा उत्तराखंड का, कौन सा, पूर्वी, जबकि ये पोर्शन क्या कहलाएगा बच्चों, पश्चिमी भाग। तो ये पूर्वी भाग का मतलब पूर्वी रामगंगा मतलब जो यहाँ है, यानी यहाँ जो रामगंगा है इसको पूर्वी गंगा बोलेंगे, इस वाले पोर्शन पे जो है उसको पश्चिमी रामगंगा बोलेंगे। तो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, जो मुंशियारी का इलाका है वहाँ से जो रामगंगा निकलती है मिलम वगैरह से, वो जो है वो पूर्वी रामगंगा का उदाहरण है, क्योंकि पिथौरागढ़ पूर्व में स्थित है, जबकि पश्चिमी रामगंगा जो है वो अपना पौड़ी गढ़वाल दूधाधोली के आसपास से निकलते। तो नेक्स्ट इसने दिया है पश्चिमी रामगंगा, यानी वेस्टर्न रामगंगा, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा। देखो इस नदी का अन्य नाम जो है रथवाहिनी भी बोलते हैं। ये बहुत एक बार क्वेश्चन आया था, रथवाहिनी कौन सी नदी के नाम, कौन सी नदी है, ठीक है, रथवाहिनी, इसी को बोला जाता है, पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी नाम से भी जाना था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये गंगा तंत्र से पूर्व में, यह नदी पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है। यानी अब देखो ये पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है पूछेगा, दूधातोली, दूधातोली से, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूधातोली किन जिलों में है, पौड़ी, अल्मोड़ा व चमोली, इन तीन जिलों में ये क्या हुआ है, दूधातोली पर्वत श्रेणी फैली हुई है। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि दूधातोली पर्वत श्रेणी कितने जिलों में फैली है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 3 जिलों में फैली, इसको हाईलाइट करते रहना, ठीक है। चमोली अल्मोड़ा से पौड़ी में 155 किलोमीटर बहने के बाद यह राज्य से बाहर पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान पर निकल जाती है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। यानी कहीं ना कहीं पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक है, बेसिकली गंगा की क्या है, सहायक है, ठीक है। और राज्य के अंदर इसकी जो लेंथ बता रहा, लंबाई 155 किलोमीटर। अब देखिए कल मैंने आपको बताए थे, जो क्रम बताया था मैंने आपको क्या रहेगा नदियों की लंबाई का, तो वहाँ ध्यान रखना। उसमें मैंने कहा था अलकनंदा कितना है, भागीरथी कितना है, रामगंगा कितना है, टॉप 4 आपको पता होना चाहिए, या टॉप 1 और सबसे बॉटम वाला तो छोड़ दीजिए, इससे टॉप 4 का ही आपको इसका जो क्रम होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए बिरमा, गगास और बिनु आदि इसकी सहायक है। गगास आता भी है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें गागास लिखा है, गगास भी बोलते हैं इसको। तो इसकी सहायक कौन सी है, देखो इसकी, इस वाले की सहायक बिरमा, गगास और बिनु, बिरमा, गागास व तीसरा क्या है, बिनो। ये 3 नदियां इसकी क्या है बच्चों, सहायक नदी। वैसे सहायक नदी इससे मुश्किल से पूछेगा, एक गगास देख जाना, कभी कभी गगास भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पश्चिमी रामगंगा, वेस्टर्न रामगंगा के बारे में आपके पॉइंट हैं, फैक्ट हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कोसी। कोसी को कोसिला भी बोला जाता है। यह नदी कौसानी के पहाड़ियों पर स्थित धारपानी धार से निकलती है और रामगंगा के ठीक पूर्व उसके समानांतर अल्मोड़ा, नैनीताल, यूएस नगर में 168 किलोमीटर बहने के बाद यूएस नगर के सुल्तानपुर स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है। रामनगर में यह मैदान में प्रवेश करते हैं, उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है। यानी कहीं ना कहीं जो कोसी नदी है, कोसी,
ये निकलती कहाँ से है कभी नहीं पूछेगा आपसे। बेसिकली कौसानी बागेश्वर के आसपास जो जगह है वहाँ से निकलती है। किसकी सहायक है? रामगंगा में मिलती है। किस में मिलती है? रामगंगा में मिलती है। किन जिलों में बहती है? अल्मोड़ा, नैनीताल प्लस यूएस नगर। ठीक है, ये कोसी वगैरह का जो इलाका है इन तीनों में। और राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 168 किलोमीटर। ये क्रम जो है आपका टॉप 4 का एक अरेंज कर लेना, इसके अलावा छोड़ देना है। ठीक है, ये इंडिविजुअल कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि कोसी कितनी लंबाई है, ये रामगंगा कितनी लंबाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंडिविजुअली पूछेगा तो उसका एक सीरीज पूछेगा कि अरेंज कीजिए राज्य में इनके बहने का क्रम क्या है। कोसी कितना बहती है, रामगंगा कितना बहती है, या आपका भागीरथी और अलकनंदा कितना बहती है। इस प्रकार से आपको इसको देखना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख लीजिए, कोसी के बाद जो है कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। देवगाड़, मिलोनगाड़ और सुमालीगाड़ इसकी सहायक नदियां। अब यहां से सहायक नदियां पूछने के रेयर चांसेस है, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कोसी को जो कुमाऊं में है धान का कटोरा कहा जाता है इसकी घाटी को। ठीक है, धान का कटोरा। क्यों? क्योंकि इसके किनारे किनारे जो खेती होती है, धान की खेती होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, उपजाऊ भूमि इसकी है, तो इसीलिए इसको धान का कटोरा कुमाऊं में कहा जाता है। और इसके जो सहायक नदियां हैं उससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो है अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत रेयर है, वहां से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, इसके बाद देख लीजिए दाबका नदी। कोसी से ठीक पूर्व में प्रवाहित यह नदी नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान के पश्चिम से निकलकर नैनीताल तथा उधमसिंह नगर में बहते हुए बाजपुर के पास राज्य से बाहर निकल जाती। तो ये जो छोटी नदियां हैं, अब जैसे दाबका है, बाकरा है, गौला है, दिहोहा है और नंधौर है, इनसे जो क्वेश्चन आएगा, ये कभी अगर क्वेश्चन आता है कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा है या इस शहर के आसपास कौन सी नदी है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब देखिए मैं आपको इससे चीज समझाता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, डील करना है। देखिए, ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये 3-4 नदियों के नाम में सीधे सीधे लिख देता हूँ। आप अपने मैप में, क्योंकि मैंने आपको हालांकि जिला सीरीज के अंदर जब मैंने आपको मैपिंग कराई होगी, वहां मैंने इसको बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से इसको समझाया होगा। तो 3 चीजें हैं, देखो, एक क्या है दाबका, अगली क्या है बाकरा, नेक्स्ट क्या है गौला, गौला हल्द्वानी में है। ठीक है, और इसके अलावा देओहा और लास्ट जो है नंधौर। ये सब कुमाऊं की नदियां हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, दाबका, बाकरा, गौला, देओहा, नंधौर। यहां से अगर आपको क्वेश्चन पकड़ना है किस प्रकार का पूछा जा सकता है, तो आपकी समझ पे डिपेंड करेगा। समझ का क्या तात्पर्य हो सकता है यहाँ पर, कि आपने मैप को कितना ऑब्जर्व किया हुआ है। यानी कभी किसी शहर का नाम पूछ देगा, काठगोदाम किस नदी के किनारे बसा है, हल्द्वानी के पास कौन सी नदी बहती है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन सितारगंज के पास कौन नदी बहती है, तो वो आपके किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो आपको ट्रेस करना पड़ेगा। गूगल मैप कीजिए, देखिए दाबका कहाँ है, बाकरा कहाँ है, गौला कहाँ है, देओहा कहाँ है, नंधौर कहाँ है। जब आप उसको मैप को ट्रेस करेंगे, आप लोकेशन देखेंगे उसकी, तो इजीली आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। देखिए, कोसी के ठीक पूर्व में प्रवाहित यह नदी नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान के पश्चिम से निकलकर नैनीताल तथा यूएस नगर में बहते हुए बाजपुर के पास राज्य से बाहर निकल जाती है। यानी कहीं ना कहीं आपका ये कहाँ से निकलती है, बहुत कम चांसेस हैं क्वेश्चन पूछेगा। अब इसने क्या कहा, बाजपुर के पास बाहर निकल जाती है, यानी कहीं ना कहीं बाजपुर एक शहर है जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है उत्तराखंड में। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन ये पूछे बाजपुर के पास कौन सी नदी राज्य से बाहर जाती है, या बाजपुर किस नदी के आसपास के इलाके में पड़ता है, तब आपका दाबका क्वेश्चन उसका आंसर होगा। ठीक है, पहला। दूसरा, बाकरा, दाबका के पूर्व और उसके समानांतर बहने वाली यह नदी नैनीताल से निकलती है, नैनीताल तथा उधमसिंह में बहते हुए खानपुर के पास राज्य से बाहर निकलती है। तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, आप इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। गौला इंपोर्टेंट है, इसी को गार्गी नदी भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हल्द्वानी एक बहुत बड़ा शहर जो कि इसी के पानी पे क्या करता है, डिपेंड रहता है। यानी हल्द्वानी और काठगोदाम का जो इलाका है, वो पूरा का पूरा इलाका जो पेयजल के रूप में उनको मिलता है पानी पीने वाला, ये गौला नदी का ही पानी वहां सप्लाई किया जाता है। तो वो पूरे शहर की पीने की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो गौला नदी अपने आप पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी स्वच्छता को ध्यान रखना होगा, इसको कैसे ही इसको संरक्षित करना होगा। जो खनन वगैरह होता है उससे नदी को नुकसान होता है, तो उस चीज़ों से बचना होगा। तो ये जो गौला नदी है, जब पूरे शहर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो आपका एग्जामिनर ये जानता है कि बच्चों को ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, गार्गी नदी इसी को बोलते हैं। बाकरा नदी के पूर्व और उसके समानांतर बहने वाली यह नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलकर नैनीताल व यूएस नगर में 102
2 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा उधमसिंह के पास बाहर जाती है, यानी लेंथ भी पता होनी चाहिए। 102 कहाँ से निकलती है? नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान, पहाड़ पानी। और कहाँ बाहर जाती है राज्य में? किच्छा यूएस नगर से बाहर जाती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो जब इसको आप ट्रेस करोगे ना, ट्रेस, तभी मैं कह रहा हूँ कि जब से क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेस करना आना चाहिए आपको कि गौला कहाँ कहाँ जा रही, कौन सा बड़ा शहर इसके आसपास है। सिर्फ आप ये करना है इन नदियों के कौन से शहर के आसपास, यानी इनके नियरेस्ट जो सिटी है वो देख जाना, कौन सा शहर इसके सबसे नज़दीक है। जब आप गूगल मैप करोगे तो आपको समझ जाएगा। देवा नदी गौला नदी के पूर्व उसके समानांतर बहने वाली नदी, नैनीताल से निकलकर यूएस नगर से बहते हुए बाहर जाती नहीं आएगा। नंधौर, नैनीताल के चोरगलिया के पास देवा नदी से निकलकर यह नदी नानक सागर, नैनीताल और उधमसिंह सागर के बॉर्डर पर स्थित में समाहित हो जाती है। नंधौर के पूर्व में 2 और छोटी नदियां नानक सागर में। ठीक है, नंधौर नदी कहाँ मिलती है? नानक मत्ता, यानी ये मिलती है नानक सागर में। नानक सागर में क्या होती है? मिलती है। नानक सागर में क्या होती है? मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना है, इसकी सिटी देख लेना, कौन कौन से शहर इसके आसपास हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा शहर इस नदी के किनारे बहता है। अब उसको टोटली ट्रेस कर लेना और इसमें मेन सिटी में आपको बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, कैसे इसको पढ़ना है। एक हल्द्वानी देखना है आपको, इसके आसपास कौन सी है। एक आपको काठगोदाम देखना है, ठीक है। एक आपको सितारगंज देखना है, एक आपको खटीमा देखना है, एक आपको किच्छा देखना है, ठीक है। और एक मतलब ये, और एक बाजपुर देख लेना, बाजपुर। इन नदियों को देख लेना, इनके इन मतलब शहरों को देख लेना। ये जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, ये इन भागों को अगर आप देख लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ इन भागों में कौन सी नदी अपने आप में बहती है। इसके बाद आता है काली या शारदा नदी तंत्र, जो कि सबसे पूर्वी नदी तंत्र है। उत्तराखंड में सबसे पूर्वी नदी तंत्र, यानी सबसे ईस्टर्न पोर्शन पे कौन सा नदी तंत्र है, अगर कभी कोई बार पूछता है तो आपका काली नदी तंत्र, जिसको शारदा नदी तंत्र भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो काली नदी तंत्र का ही अन्य नाम क्या है? काली नदी तंत्र का शारदा, काली नदी तंत्र। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? शारदा, शारदा नदी तंत्र। अब क्या हो गया ना, समय ऐसा आ गया कि बहुत ज़्यादा फैक्टर ना पूछ के आपके समझ पे आधारित क्वेश्चन आने लगे। मतलब कि जैसे एक टाइम था ना, मंदिर, झील, ये सब बुग्याल वगैरह पूछे जाते थे। अब इनका ट्रेंड कम हो चुका है, ताल वगैरह ये सब चीज़ें कम पूछी जा रही हैं। तो थोड़ा सा अपनी समझ पे आधारित क्वेश्चन वो देखिएगा। ठीक है, पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास स्थित काला पानी व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। स्थानीय भाषा में इसे काला पानी काला काली गंगा भी कहा जाता है। ये कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये निकलती कहाँ है, कहाँ से है, ये ध्यान रखना। काला पानी नामक स्थान से कहाँ से निकलती है? काला पानी। और काला पानी अब कोई श्रेणी होगी, पर्वत श्रेणी, उसका नाम है जैक्सर श्रेणी। जैक्सर श्रेणी के काला पानी नामक स्थान से निकलती है, यानी लिपुलेख दर्रे के से इसका संबंध है। लिपुलेख दर्रा भारत और तिब्बत के बीच, ठीक है, इससे इसका संबंध है। इसके बाद काकागिरी पर्वत के समानांतर था भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। पिथौरागढ़ के बाद ये चंपावत में प्रवेश करते हैं और टनकपुर के निकट स्थित पूर्णागिरी तीर्थ के पास बरमदेव मंडी के पास ये शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करते हैं। यानी ये जो काली नदी तंत्र है, इसको ध्यान रखना, इंडिया और नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी, इंडिया प्लस नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। या कौन सी नदी उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सी नदी उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो वो काली नदी हो जाएगा। ठीक है, बनाती है। कौन सी बनाएगी? काली नदी। क्यों? क्योंकि नेपाल जो है दूसरा देश है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री हो जाएगी वो। ठीक है, ये जो नदी है ये पिथौरागढ़ प्लस चंपावत नामक 2 जिलों में बहती है और नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? शारदा। बरमदेव मंडी के पास से कहाँ चले जाती है? नेपाल में। कौन सी मंडी? बरमदेव मंडी के पास से कहाँ प्रवेश कर जाती है? अपने आप में नेपाल में प्रवेश कर जाती है। इससे आगे देखिए, ये फैक्ट आपको देखने देखिए क्या है। शारदा नदी के नाम से प्रवेश स्कंद पुराण में से श्यामा नदी कहा गया और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया। कोठिया, गांठी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया आदि इसकी सहायक नदी है। कालापानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर देता है। ठीक है, अब एक अच्छी खासी लंबाई की नदी है 252 किलोमीटर। अभी बुक में थोड़ा सा अलग आगे पीछे हो सकता है, देख लेना जो भी लिखा होगा किताब में। एक थोड़ा सा एक ये याद रखना कि किस ग्रंथ में इस नदी का नाम श्यामा है, तो स्कंद पुराण। ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्कंद पुराण में
इसका नाम क्या है बच्चों? श्यामा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने वाली बात है कि किस नदी में इसका नाम क्या है? श्यामा है। तो उसका आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में क्या हो जाएगा? इसका नाम श्यामा हो जाएगा। उस केस में आपको इसको ध्यान रखना होगा। और इसके पानी को पवित्र नहीं कहा गया, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा जो नदी है अपने आप में, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिजास्टर यानी आपदा की घटनाएं होती रहती हैं। वो क्योंकि भौगोलिक स्थिति या परिस्थितियाँ ऐसी है जिन भागों से ये बहती है, इसी वजह से संभवतः इसको ये कहा गया है। ठीक है, इसके जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो आपको मैंने पहले भी कहा था, पढ़ना है आपको। कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, पश्चिमी नहीं, पश्चिमी तो अलकनंदा की है जो विष्णु प्रयाग है। ठीक है, इसके अलावा गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया इसकी सहायक नदी, सबके सब इंपॉर्टेंट। इसको डेक्टो रट जाओ जो इसकी सहायक नदियां लिखी हैं। कुठियांगटी उपतंत्र नहीं पढ़ना हमने, क्योंकि हम काली उपतंत्र, काली नदी तंत्र पढ़ रहे, तो कुठियांगटी तो उसी की सहायक है काली की। यह काली की प्रारंभिक सहायक नदी है जो कि जैक्सर श्रेणी की पश्चिमी ढाल से निकलती है। संगचुन्ना, निकुट और थुमका कुठियांगटी की सहायक है। कुठियांगटी की सहायक नहीं पढ़नी आपको, आप सिर्फ ये पढ़ना काली की पहली सहायक जो उससे मिलती है वो है कुठियांगटी। इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, काली की पहली सहायक नदी जो उससे मिलती है कुठियांगटी, ये आपको ध्यान रखना है। कुठियांगटी इसकी पहली सहायक है। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र। अब उपतंत्र क्यों पढ़े? हम तो काली नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। उपतंत्र का मतलब वो पूर्वी धौली गंगा भी किससे मिल रही होगी? काली से। कुठियांगटी के बाद काली में दाईं ओर से शालपंत के पास खेला नामक स्थान पर पूर्वी धौली गंगा नदी मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काली से खेला नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है और खेला पर कौन सी नदी का मिलन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यानी खेला नामक स्थान पर काली प्लस पूर्वी धौली गंगा क्या होती है? मिल जाती हैं। पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी क्यों कहा गया? क्योंकि एक पश्चिम में भी है जिसको विष्णु गंगा बोलते हैं, जो चमोली वाली, इसलिए इसको पूर्वी धौली गंगा ईस्टर्न पोर्शन पे है। ठीक है, काली और पूर्वी धौली गंगा का मिलन कहाँ होता है? खेला पे होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, यह गोवान खान हिमनद से निकलती है। यह गोवान खान हिमनद से निकलती है। लिस्सर, नांदारमा, सेलांगटी व जो भी लिखा है, ठीक है, आदि पूर्वी धौली गंगा की सहायक है। पूर्वी धौली गंगा के सहायक पूछना और इसके अलावा जो अपना कुठियांगटी की सहायक पूछना, ये रेयर केस होते हैं, इनसे क्वेश्चन मुश्किल से पूछा जाएगा, आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा था गौरी गंगा उपतंत्र, यानी गौरी गंगा भी किसकी सहायक है? अगर कभी क्वेश्चन वो पूछेगा, गौरी गंगा, ये भी अपने आप में काली की है। ठीक है, गौरी गंगा किसकी सहायक है? काली की सहायक है। पूर्वी धौली गंगा के बाद जौलजीबी नामक स्थान पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काली व गौरी कहाँ पर मिलती है? काली प्लस गौरी नदी का संगम जो होता है जौलजीबी नामक स्थान पर, और ये जौलजीबी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ नामक जिले पे पड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्ला जो गौरी नदी मिलती है जिसका उद्गम मल्ला जोहार क्षेत्र में से मिलम हिमनद है। गौरी कहाँ से निकलती है? ये भी पूछता है मिलम हिमनद से। गौरी नदी कहाँ से निकलती है? गौरी नदी मिलम, और मिलम का है मुंशहरी। ठीक है, पिथौरागढ़ में है, मिलम हिमनद से निकलती है। पूछता है आपसे पिथौरागढ़ जिले में गौरी नदी से। ठीक है, प्रारंभ में इसकी दो शाखाएं गौरी गंगा व सुकन्या, रमलगाड़, मतकानी, गोनखाड़ आदि गौरी गंगा की सहायक है। इतना नहीं पूछेगा आपसे, इतनी छोटी छोटी चीजें। ठीक है, ये था आपका। इसके बाद इसने क्या दिया है? राज्य की प्रमुख नदियों की राज्य में लंबाई। मैंने कहा ना, अब मैं पीछे नहीं पहुंचा था, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दी थी। क्वेश्चन जो पूछ सकता है आपका एग्जामिनर, भले ही वो ना पूछे क्या जो उसने लिखा हुआ है, यानी जो आगे हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो इस बॉक्स से क्वेश्चन कर दे। तो मैं आपसे सलाह दूंगा आपको, एक तो आप एग्जैक्टली इसकी लंबाई है इतना मत पढ़ना। अब यूके ट्रिपल एस क्या पता पूछ सकता है, वो पूछेगा तो वो फेमस की पूछेगा, काली, अलकनंदा, भागीरथी और इसके अलावा गंगा, यमुना। 5 की तो आप एग्जैक्ट डेटा आपको याद होना चाहिए। बाकी टॉप 4 पढ़ लेना। टॉप 4 का मतलब जो भी आपको दिया होगा उनको आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सरयू नदी तंत्र, और सरयू नदी तंत्र, इसके साथ साथ लधिया नदी। लधिया नदी पहले देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट में देखो, उत्तराखंड की ये अंतिम नदी है जो काली नदी से मिलती है। आपको पता ही है काली की सहायक है लधिया नदी, जो लास्ट में मिलती है। काली से में यह चूका यानी चंपावत के पास मिलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने का मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर, और चूका नामक स्थान पर मिलती है। यानी लधिया किसकी सहायक है पूछेगा, और अंतिम सहायक पूछेगा काली की, तो लधिया मार के आना, कोई दिक्कत नहीं। लधिया पिथौरागढ़, मोड़ा, नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती है, वो तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले इसने लिखा है सरयू उपतंत्र। सरयू देख लेना, काली नदी को सबसे अधिक जल राशि देने वाली, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। काली को सबसे अधिक जल राशि कौन सी देती है? सरयू देती है। और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? सरयू नदी को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है,
ये निकलती है बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान पर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये बैजनाथ और से होते हुए जो गोमती आती है उसके साथ मिलन कर जाती है बागेश्वर में। तो ध्यान रखना बागेश्वर किन दो नदियों के संगम पर है, तो पूछेगा आपसे सरयू व गोमती, या बैजनाथ की किन दो नदियों के, मतलब बैजनाथ का जो इलाका है वहां कौन सी बहती है पूछेगा तो गोमती, जबकि बागेश्वर में जो बागनाथ है वो किस नदी के संगम किनारे है, सरयू और गोमती। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। ठीक हो गया, ये सब आपको देख लेना है डेटा। तो सरयू के बारे में आपको सरमूल नामक स्थान से निकलती है और ये बागेश्वर में गोमती से मिल जाती है, जबकि गोमती जो है बैजनाथ गरुड़ के पास पड़ता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरुड़ के पिथौरागढ़ ये बागेश्वर जिले में एक जगह पड़ती है गरुड़, वहां पे एक बैजनाथ मंदिर है जहां पे कत्यूरी वगैरह ने भी शासन किया। ये है गोमती के किनारे, गोमती। ठीक है, जबकि बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है, बागनाथ मंदिर, ये है गोमती प्लस सरयू, गोमती प्लस सरयू के किनारे। और जो आपका जो ये गोमती और सरयू का मिलन होता है बागेश्वर में होता है। ठीक है, बागेश्वर में होता है। ये था आपका परीक्षा वाणी का नदी तंत्र। होपफुली आपकी चीजें समझ आई होंगी। आपको इतना ही देखना है, परीक्षा वाणी से नदी तंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि मैंने आपको उसका कारण बता दिया है। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।